अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज अरमान की सर्जरी है। आती, रायान और ईशान हमें हॉस्पिटल छोड़ के घर वापस चले जाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे के साथ सिर्फ एक ही पेरेंट अलाउ है। अरमान की सर्जरी नॉर्वेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी। जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी अंधेरा था। हमारे देखते देखते सुबह होना शुरू हुई और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे घर से हॉस्पिटल तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव थी और मौसम अच्छा था, दरमियाना सा मौसम था। इतनी ठंड नहीं थी लेकिन थी ठंड। मैं आपको थोड़ा सर्जरी के बारे में बताती हूँ। अरमान की आज एडनेक्टमी होनी है, मतलब उसके एडनॉइड्स रिमूव होंगे। एडनॉइड्स नोज़ के बिल्कुल एंड पे होते हैं और टॉन्सिल्स की तरह का काम करते हैं, छोटे बच्चों के होते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि शायद अगर कुछ लोगों को ना पता हो इस बारे में तो। अब आ जाते हैं कि मुझे पता कैसे चला कि अरमान को एडनेक्टमी की ज़रूरत है। इस साल के शुरू में हम लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में अरमान बहुत बीमार हो रहा था। अरमान को बार बार ईयर इन्फेक्शन हो रही थी और अरमान बचपन से ही इसका मुंह खुला होता था जैसे छोटे बच्चों का होता है और उसे ड्रूलिंग रहती थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो मैंने डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने ही मुझे बताया था कि अरमान को सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि इसके एडनॉइड्स स्वेलन है। यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और अरमान अभी रिलैक्स था। बच्चा है ना, उसको समझ नहीं आ रही थी अभी कि क्या हो रहा है। हालांकि मैंने उसे थोड़ा समझाया था पहले घर पे कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो आपका नोज़ चेक करेंगे। मैं अरमान का कंफर्ट टॉय, उसका डायनासोर साथ में लेके आई हूँ। इतने में रिसेप्शनिस्ट आ गई तो बस मैं उससे बात करने लग गई। फिर हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया। यहाँ पे हमें नर्स ने बुलाना था और वो हमारा एडमिशन फॉर्म फिल करेगी। मैं ये आईपैड और इसका कंफर्ट टॉय और कुछ एक्टिविटीज़ की चीज़ें साथ में लाई थी घर से। इसी इंतज़ार में हमें नर्स ने बुला लिया और फिर एडमिशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो होना शुरू हुई। डिटेल्स लेते हैं जो, वही सब डिटेल्स जो हॉस्पिटल एडमिशन के लिए ज़रूरी होती हैं वही सब उन्होंने लिया। अरमान बहुत कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे। इसी कन्फ्यूजन ने उसे अपना हाथ उसने मेरी आँख में मार दिया क्योंकि थोड़ा क्रैंकी हो रहा था ना। इसको यहाँ इंतज़ार करना पड़ा था और इंतज़ार किस बच्चे को पसंद है। हम बड़ों को इंतज़ार करना नहीं पसंद, तो ये तो बच्चा था, तो इंतज़ार की वजह से भी वो थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, अपसेट हो रहा था। यहाँ पे आईपैड मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा था। आईपैड की वजह से अरमान डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। अब हमें नर्स किसी और रूम में लेके जा रही हैं, वहाँ पर अरमान का वेट और हाइट चेक करेंगे। फिर बच्चों की जो मेडिकेशन होती है वो तो उसके वेट के हिसाब से होती है ना, तो ये सब भी ज़रूरी था। अरमान माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। अरमान थोड़ा सा स्टबन है तो मुझे इससे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने अच्छे से सब बातें मानेगा कि यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ऐसे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, ज़िद्दी होते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करना चाहते। एट द सेम टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था ये बच्चे के लिए। खैर से सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हमारी एडमिशन की। इसके बाद हमें दोबारा एक और रूम में वेटिंग के लिए बिठा दिया गया। अभी हमें चेयर्स पे बिठाया, अभी हमें रूम का नहीं पता कि हमने किस रूम में जाना है। यहाँ हम लोग हार्डली 5 मिनट बैठे होंगे, बस हमें रूम में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद साथ में नर्स ने मुझे अरमान को चेंज करने के लिए गाउन दिया, हॉस्पिटल गाउन जो होता है, और मेरे लिए भी दिया कि मुझे भी पहनना है हॉस्पिटल गाउन। साथ में हेयर नेट, आई थिंक इसको हेयर नेट बोलते हैं। इसके बाद मैं अरमान के कपड़े चेंज करने लगी। उसके शूज़ उतार के मैंने एक बैग में डाल के रख दिए। साथ साथ मैं अरमान से बात कर रही थी, उसे समझा रही थी कि क्या होगा। बच्चों के लिए भी ये जानना उतना ही ज़रूरी है जैसे किसी बड़े के लिए, कि उसके साथ क्या प्रोसीजर होने वाला है और उसे किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि अब बच्चा मुकम्मल तौर पे तैयार तो नहीं रह सकता, लेकिन यह है कि इस तरह उसकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम हो सकती है। और इस टाइम में माँ की तरफ से दी गई तसल्ली भी बहुत काम आती है। मैं अरमान को बहुत तसल्ली दे रही थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं आपके साथ जाऊँगी, आप अकेले नहीं हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशन किसी के लिए भी बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बच्चे एक वैलिडेशन और एक रीअश्योरेंस सीख कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बच्चे पे बहुत गहरा असर रखती हैं। फिर मैं अरमान के साथ थोड़ी सी सिली होने लगी। इस तरह उसका मूड बदलेगा, वो थोड़ा सा खुश होगा, हंसेगा।
और अगर उससे इस कन्फ्यूजन की वजह से कि ये सब क्या हो रहा है, उससे कोई टेंशन बिल्डअप हुई है तो वो भी रिलीज़ होगी। तो इस तरह खुश हो के वो खुद ही खेलने लगा, जंप कर रहा था बेड पे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just ये नर्स बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से अरमान से पेश आ रही थी। उसने आके अरमान को कंफर्टेबल किया, टीवी लगा के दिया, उसे ब्लैंकेट रख के दिया। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. यहाँ हम लोग थिएटर नर्सेस का इंतज़ार कर रहे थे। अरमान इतने में अपनी बुक यूज़ कर रहा था, बस नर्सेज आ गई और फिर हम लोग थिएटर की तरफ जाने लगे। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, वो ये कि इन्होंने मुझे भी अलाउ किया कि मदर थिएटर में साथ जा सकती हैं जब तक कि उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो ये बहुत रीअश्योरिंग था मेरे लिए। हॉस्पिटल और उससे बढ़ के ऑपरेशन थिएटर किसी इंसान के लिए भी ओवरवेलमिंग हो सकता है, तो बच्चे के लिए थिएटर में उसकी माँ साथ खड़ी हो, ये बच्चे की तसल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। खैर, अब हम लोग यहाँ थिएटर के बाहर खड़े हैं। मेरा यहाँ दिल धक धक कर रहा था क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगी अरमान को इस हालत में देख के। मैं अरमान को बार बार बस यही कह रही थी, मम्मा इज़ राइट हियर, आई एम विथ यू, आई लव यू। बस 5-1 मिनट में वो हमें अंदर ले गए और फिर अरमान को एनेस्थीसिया दिया गया। अरमान जो कि बिल्कुल बैठता ही नहीं है, उसको इस तरह बेहोश होता देख के मेरे इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस थे। ये तो जब मैं वीडियो बनाने लगी थी मैं काफ़ी संभल गई थी, इससे पहले तो मेरा बुरा हाल था। कोई भी माँ इससे रिलेट कर सकती है। तो मैं एक्चुअली अपनी फीलिंग्स यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था, तो बस फिर मैंने कुछ बोला नहीं। 40 मिनट का वेट था और वो मेरे लिए काफ़ी अज़ियतनाक सा इंतज़ार था। मैं सिर्फ ये सोच रही थी अरमान के साथ क्या हो रहा होगा। हालांकि ही इज़ इन गुड हैंड्स, ऑफ कोर्स डॉक्टर नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। उसके अलावा मैं भी जानती थी कि ये कोई रिस्की सर्जरी नहीं है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन यह है कि एनेस्थीसिया इट्सेल्फ एक रिस्क होता है। एनेस्थीसिया किसी भी सर्जरी को रिस्की बनाता है। लेकिन माँ का दिल ही इतना छोटा सा होता है, चिड़िया की तरह का, कि वो इमोशनल हो जाती है बच्चे की तकलीफ़ देख के। मुझे सोच आ रही थी इसकी रिकवरी की कि उसके बाद क्या होगा। घर पे भी मेरी बात हो गई थी आती से, रेयान भी बहुत परेशान हो रहा था अपने भाई के लिए। अब मेरी नज़रें टिकी हुई थी फ़ोन पे, क्योंकि उन्होंने कॉल करनी थी और मुझे बताना था कि अरमान थिएटर से निकल के वार्ड में शिफ्ट हो गया और मैं आ सकती हूँ। 8 बजे सर्जरी शुरू हुई थी और तकरीबन 8:45 बजे मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाएं, अरमान थिएटर से बाहर आ गया। मैं तो भाग के अरमान के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना था कि कोई नर्स आएगी और वो मुझे लेके जाएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वार्ड कहाँ पे है। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि ये सबसे मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि अरमान इस टाइम बहुत क्रैंकी होगा, उसको समझ नहीं आएगी, वो कंफ्यूज स्टेट में होगा, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसा ही था। अरमान बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो बहुत रो रहा था। ये तो काफ़ी बेहतर हालत थी अरमान की, इससे पहले बहुत चीख रहा था। इतना चीखता हुआ तो मैंने उसे कभी नहीं देखा जितना वो इस सर्जरी से निकल के चीख रहा था। बहुत ट्रॉमेटाइज़ था, लेकिन ये सब एक्सपेक्टेड था, उन्होंने मुझे बताया था। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एक दफ़ा इसको नींद की ज़रूरत है, अगर ये एक दफ़ा सो जाएगा तो ये काफ़ी बेहतर महसूस करेगा। वही बात है ना, एक तो होता है सर्जरी होना, उसके बाद आधी कहानी बाकी रह जाती है और वो है रिकवरी।
अभी तो मुझे ये बहुत तसल्ली थी कि ये सिर्फ़ एडनॉक्टमी हुई है। अगर इसकी टॉन्सिलेक्टमी हुई होती, टॉन्सिल्स रिमूव हुए होते, वो तो एक अलग ही कहानी है। ये एक और बच्चा पीछे जो चीखने की आवाज़ आ रही है, वो अभी-अभी सर्जरी से बाहर आया है। अरमान भी ऐसे ही चीख रहा था शुरू में। अच्छा, बच्चों के लिए ये इस मेरा मकसद डराना नहीं है पेरेंट्स को, ये कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए हर चीज़ मुश्किल हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती हो रहा क्या है। फिर अरमान को थिएटर ऑब्जर्वेशन से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि इसके वाइटल अब स्टेबल हो गए थे, ऑक्सीजन मास्क भी उतर गया क्योंकि इसकी ब्रीदिंग भी ठीक हो गई थी। अरमान के साथ जिस बच्चे की सर्जरी हुई थी उसकी नानो आई थी उससे मिलने के लिए। यहाँ मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि हमारी भी फैमिली होती तो वो आती, लेकिन जहाँ फैमिली नहीं होती वहाँ फ्रेंड्स फैमिली का काम करते हैं। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड ने आने की कोशिश की, उसको आने नहीं दिया, लेकिन वो किसी तरह से खाना ड्रॉप करके चली गई। यहाँ वार्ड में हमें 3 से 4 घंटे के लिए रुकना था। वो बार-बार आके इसके वाइटल्स चेक कर रहे थे और अरमान यहाँ अच्छे से सो रहा था। बीच-बीच में थोड़ा-सा उठता था लेकिन ज़्यादातर सो रहा था। वो इसको आइस ब्लॉक खाने के लिए इनकरेज कर रहे थे, अच्छा होता है गले को सूद करने के लिए। और नेकी और पूछ-पूछ बच्चा तो खुशी से खाएगा। ख़ैर यहाँ पर इसका कैनुला उतर रहा है क्योंकि अब तकरीबन 12:30 का टाइम था और अब उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था कि आप घर जा सकते हैं। और हॉस्पिटल से उन्होंने हमें ईयर ड्रॉप्स दिए जो अगले 3 दिन अरमान के कानों में डालने थे क्योंकि अरमान के ईयर्स में ग्रोमेट्स ट्यूब डली थी। वो यूजुअली डलती हैं जब एडनेक्टमी होती है तो साथ में ग्रोमेट्स भी डलते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। साथ में काफ़ी हैवी पेन रिलीफ़ उन्होंने मुझे दी जिसको देख के तो मुझे एक दफ़ा ख़ौफ़ आया कि इसका मतलब है इतना पेन होने वाला है इसको, लेकिन हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, एक दफ़ा भी उस पेन रिलीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैनाडोल हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। अरमान अपने बाबा को देख के बहुत खुश था और अरमान को पता था कि उसके लिए घर में कुछ टॉयज़ भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको खुश करने के लिए इसके लिए कुछ प्रेज़ेंट्स लिए हुए थे। अरमान को लेके अब हम घर की तरफ जा रहे थे, मैं खुद बहुत खुश थी, हॉस्पिटल में रहना किसको अच्छा लगता है। अरमान को कुछ टॉयज़ गाड़ी में ही मिल गए थे, मैं इसके साथ पीछे बैठी थी ताकि यहाँ पर अगर इसे कोई पेन होती है या किस तरीके से हेल्प चाहिए होती है तो मैं इसके साथ बैठी हूँ। क्योंकि इस सर्जरी में भी थ्रोट इन्वॉल्व होता है तो इसलिए सॉफ्ट चीज़ें खाने के लिए इनकरेज करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर वो कुछ थोड़ा नहीं खा रहा तो भी कोई बात नहीं, फ्लूइड्स की इनटेक हाई रखें, फूड की खैर है 1-2 दिन के लिए। अरमान की पिछली रात 9 बजे से उन्होंने खाना-पीना बंद कर दिया था, फास्टिंग शुरू हो गई थी, तो अभी तक अरमान ने बस वो आइस ब्लॉक ही खाया था और कुछ नहीं खा रहा था। लेकिन ये वीडियो देख के अरमान ने कहा मैंने भी वाटरमेलन खाना है और शुक्र है हमारे पास पड़ा था वाटरमेलन, तो वो उसने थोड़ा-सा खाया है जिसके लिए मैं बहुत खुश थी। अरमान बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा था, थोड़ा-थोड़ा बोल रहा था कि इट हर्ट्स, तो मैंने उसको पैनाडोल दे दी। पैनाडोल से वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। उसके बाद अरमान सो गया, सोना उसके लिए अच्छा है, रिकवरी के लिए सोना बहुत अच्छा है। मैं अरमान को हाइड्रालाइट दे रही थी, पानी देने की कोशिश कर रहे थे। खाना उसका थोड़ा कम था लेकिन पानी की इंटेक हमने काफ़ी कोशिश की कि उसकी कमी ना हो। अगले दिन सुबह जब अरमान उठा तो उसको बुखार था। फ़ीवर होना सर्जरी के बाद किसी इन्फेक्शन की इंडिकेशन हो सकता है, तो ये काफ़ी परेशान कुन बात थी मेरे लिए। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर को लगा कि अरमान ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स पे है जबकि वो नहीं था। हालांकि ये बात मुझे खुद भी पता थी कि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लेकिन उस परेशानी के टाइम में मैं खुद भी भूल गई, मेरे दिमाग से भी निकल गया। फिर अरमान की एंटीबायोटिक्स शुरू हो गई और आहिस्ता इसका बुखार कम होना शुरू हो गया, लेकिन तकरीबन 24 घंटे इसे बुखार ने बहुत तंग किया। इस सब टाइम में मैं मुसलसल मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इन टच में थी। डॉक्टर की सजेशन यही थी कि बस बुखार को कंट्रोल किया जाए पैनाडोल से, बाकी इसका फ्लूइड इनटेक अच्छी रखी जाए और एंटीबायोटिक्स उसकी शुरू हो गई थी, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं थी। वैसे ओवरऑल रिकवरी अच्छी हो रही थी। तकरीबन 3 दिन बाद अरमान काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहा था और उसका खाना पीना भी 3-4 दिन में ठीक हो रहा था। अगर अरमान किसी चीज़ से तंग हो रहा था तो वो बुखार था, फ़ीवर की वजह से वो अनकंफर्टेबल था। उसके अलावा उसको बस पहले 2 दिन थोड़ा-सा पेन हुआ है, वो हमें पैनाडोल से हमने मैनेज किया। ये वीडियो इमोशन से भरी हुई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।